प्रमोद चौधरी जी, रोहन शिरगांवकर, अनास्कर जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। मैं इस एनुअल कन्वेंशन में विशेष रूप से इस बात को प्रमाणित करता हूं कि हिंदुस्तान के शुगर इंडस्ट्री के विकास में डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। 1936 में स्वर्गीय लालचंद हीराचंद जी ने इसकी स्थापना की थी और उस समय उद्देश्य यही था कि शुगर इंडस्ट्री के विकास के लिए नए नए टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, नए रिसर्च में विशेष रूप से एजुकेट सभी लोगों को करना, टेक्नोलॉजी के साथ, और मशीनरी को भी डेवलप करना। ये काम लगातार बहुत अच्छी तरीके से निश्चित रूप से एसोसिएशन ने किया है और इसलिए जो हमारे संस्थापक सदस्यों से लेकर आज तक जिन लोगों ने इसका यशस्वी नेतृत्व किया है उनको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हमारे सभी शुगर इंडस्ट्री के साथी, शुगर केन फार्मर्स और सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा विशेष रूप से धन्यवाद देकर उनका अभिनंदन भी करता हूं। शुगर इंडस्ट्री हमारे देश के इतिहास की एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री करके इम्पोर्टेंट नहीं है, पर शुगर इंडस्ट्री का संबंध विशेष रूप से गन्ना उत्पादक किसानों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। आज हमारे देश के जो क्रॉप पैटर्न हैं, इसमें से जितने क्रॉप्स आज अवेलेबल है उनकी सबकी वैज्ञानिक रूप से तुलना अगर करेंगे तो शुगर केन, गन्ना ऐसा उत्पादन है कि क्लाइमेट में कितना भी संकट आएगा तो भी हम लगभग अपना उत्पादन मिला सकते हैं। उत्पादन के साथ साथ विशेष रूप से जो रेट मिलता है उसमें जो पर एकड़ इकोनॉमिक वायबिलिटी है, उसका जो मुनाफा किसानों को मिलता है वो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक किसानों को मिलता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे कृषि क्षेत्र में जहाँ गन्ना उत्पादक किसान भी है और जहाँ शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है। हमारे महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले का जब विचार किया जाता है तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कोल्हापुर ज़िले में है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी वहाँ सबसे ज़्यादा है और इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है उसकी सक्सेस स्टोरी, ये उस ज़िले के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारण है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस देश की इकोनॉमी को अगर बदलना है तो एग्रीकल्चर क्षेत्र की विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में करीब 22 से 24% ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और 8 से 12% ग्रोथ हमारे एग्रीकल्चर से आती है और 52 से 54% ग्रोथ सर्विस सेक्टर से आती है। अगर इसमें हम विचार करेंगे तो आज एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है, जो गन्ना उत्पादक किसान जहाँ है और शुगर मिल जहाँ है वहाँ अच्छी है, और जहाँ बाकी क्रॉप पैटर्न है वहाँ परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ हमारे देश में आज की परिस्थिति में गेहूँ सरप्लस है, चावल सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है और विशेष रूप से शक्कर भी सरप्लस है। कॉर्न की जो एमएसपी है उसके भी नीचे भाव चले गए और 350 लाख टन चावल हमारे पास स्टॉक में पड़ा है। स्वाभाविक रूप से पूरे वर्ल्ड को हम चावल दे सकते हैं, इतना उत्पादन हमारे किसानों ने चावल का किया है, पर बढ़ता हुआ उत्पादन किसानों को सही कीमत नहीं देता। ये डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल ऐसा है कि डिमांड में अगर ज़्यादा है और सप्लाई में कमी है तो भाव बढ़ता है। और इसीलिए जो भट्ट साहब आप कह रहे थे कि आने वाले 2 साल शुगर इंडस्ट्री को अच्छे, इसका कारण
इस साल ब्राज़ील में आज काफ़ी बड़े प्रमाण पर शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ है और इसलिए वर्ल्ड मार्केट में शुगर के भाव थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। पर एक समय ऐसा था कि ब्राज़ील में शुगर के भाव जब 22 और 24 रुपए किलो थे तो हमारे देश में शुगर के मिनिमम भाव 32 रुपए किलो थे और इसलिए हमें एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल था। पिछले साल में भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए दिए और इसके साल पिछले साल में 4,000 करोड़ इसके लिए खर्चा किए हैं। स्वाभाविक रूप से शुगर का जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो भी हमारे लिए एक समस्या है। हमारे देश में टोटल रिक्वायरमेंट 240 लाख टन शुगर की है, जबकि पिछले साल का प्रोडक्शन 310 लाख टन हुआ है। इस साल अब शुरुआत हुई है और ये उम्मीद की जाती है कि 310 लाख टन के ऊपर ही हमारा उत्पादन होगा और इसलिए स्वाभाविक रूप से एक तरफ शुगर सरप्लस और ये जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर की साइकिल होती है और 2-3 साल ठीक होंगे, पर मुझे लगता है कि शुगर में प्रोडक्शन के हिसाब से आने वाले समय में फिर भी दिक्कतें आ सकती हैं और इसलिए हमें शुगर का रूपांतर इथेनॉल में करना ये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश में टोटल 12 लाख करोड़ रुपए अभी हम लोग हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा करते हैं। उसमें से 8 लाख करोड़ पेट्रोल, डीजल और गैस इसके लिए हमारे खर्चा होते हैं। हमारे देश से इतना पैसा बाहर जाता है। हमारे देश में कम से कम 75 to 80% हमारा पेट्रोलियम उत्पादन हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ये देश के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसी गति से हम चलेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि 5 साल के बाद हमारा पेट्रोलियम का उत्पादन जो हम आयात कर रहे हैं वो 25 लाख करोड़ होगा और देश के इकोनॉमी से 25 लाख करोड़ रुपए जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसकी कल्पना आप सब लोग कर सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में हमें निश्चित रूप से हमारा इंपोर्ट कम करना है और ये जो इंपोर्ट कम करने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल के कारण जो प्रदूषण की समस्या है उसको भी हमको सुलझाना होगा। और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाएं और जो शुगर बन रही है उसका कन्वर्शन मैक्सिमम इथेनॉल में करें। भारत सरकार ने जो नीति निर्धारण की है, पहले जो हमारा सी मोलाइसेस से 4% निकलता था उससे हम इथेनॉल बनाते थे। अब बी हैवी मोलाइसेस जिसमें हम 3% शुगर ज़्यादा ऐड करके 7% मोलाइसेस से इथेनॉल बना रहे हैं और शुगर केन जूस से भी इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने अब फूड ग्रेन से में इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। चावल का बड़े प्रमाण पर कन्वर्शन इथेनॉल में हो रहा है और कॉर्न का भी कन्वर्शन इथेनॉल में हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा एग्रीकल्चर जो इम्बैलेंस था इस नीतियों के कारण निश्चित रूप से हमारा फ़ायदा होगा। एक तरफ इंपोर्ट कम होगा और देश के किसानों को उनके फसल के सही दाम मिलेंगे और इसीलिए आज इथेनॉल के बारे में स्वाभाविक रूप से शुगर इंडस्ट्री का भविष्य इथेनॉल के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि हमारे देश में अभी 465 करोड़ लीटर इथेनॉल पिछले साल हमने खरीदी किया है, जबकि हम मुश्किल से 5-7% तक पहुंच गए थे। पर अब हमने निर्णय किया कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट करीब 2000 करोड़ लीटर 2000 लाख करोड़ लीटर अपनी रिक्वायरमेंट लगेगी इथेनॉल की और इतना इथेनॉल अभी भी हमारे पास नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल हम लोग 1000 करोड़ लीटर के ऊपर जाने की संभावना है क्योंकि काफ़ी बड़े प्रमाण पर उत्पादन बढ़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे निरानी जी कर्नाटक से आते हैं और वो 26 लाख लीटर पर डे इथेनॉल बना रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक अभिमान का विषय है और मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इतना रिकॉर्ड ब्रेक काम करके एक सक्सेस स्टोरी बनाई है और उसके साथ साथ 75 लाख टन गन्ने का क्रशिंग वो डेली कर रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी क्षमता है और उनका ये कंट्रीब्यूशन कितने किसानों को राहत देता होगा ये आप
इंजन पेट्रोल पर जो इंजन है उसको मैंडेटरी करेंगे। आपको पता है कि हमारी टोयोटो, होंडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, हुंडई, ये जितनी कार है पेट्रोल की जो ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है, उनका फ्लेक्स इंजन है और उनकी कीमत लगभग पेट्रोल इंजन के कार के बराबर है। और इसमें ये चॉइस है कि आप 100% पेट्रोल या 100% इथेनॉल डाल सकते हैं। तो इसमें केवल एक बॉश कंपनी का फिल्टर है और जो वॉइशर्स थे जो मेटल के थे वो रबर के डालकर एक छोटी मोटी टेक्नोलॉजी से स्वाभाविक रूप से ये फ्लेक्स इंजन संभव है। मुझे खुशी है कि हमारी टोयोटो कंपनी के विक्रम किर्लोस्कर मुझे अभी कुछ दिन पहले नागपुर मिलने के लिए आए थे और उन्होंने यूरो 6 नॉर्म पर फ्लेक्स इंजन में टोयोटो में लगभग फ्लेक्स इंजन में सफलता हासिल की है, क्योंकि यूरो 4 तक इमिशन नॉर्म तक इथेनॉल और ये फ्लेक्स इंजन के नॉर्म्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर थे। ये मेरे सामने भी समस्या थी कि एक बार यूरो 4 में कॉम्प्रोमाइज करके इथेनॉल की परमिशन देना और हम लोग यूरो 6 के पेट्रोल नॉर्म्स को पक्के किए हैं, तो फिर यूरो 4 के पेट्रोलियम नॉर्म्स को कैसे देना, ये एक दिक्कत थी। पर मुझे खुशी है कि अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी सहयोग है और हिंदुस्तान में पहली बार टोयोटो ने आज ये हासिल किया है कि उन्होंने 100% इथेनॉल पर यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को भी उन्होंने सक्सेस स्टोरी बनाई है और जल्दी ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आने के बाद स्वाभाविक रूप से आपको पेट्रोल गाड़ियों में 100% इथेनॉल और 100% पेट्रोल ये चॉइस होगा। इथेनॉल का रेट 65 रुपीज होगा, पेट्रोल का तो लगातार बढ़ रहा है। और अभी निश्चित रूप से इथेनॉल का इमिशन नॉर्म्स में भी इथेनॉल का इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में भी जो लगभग पोल्यूशन बहुत ही कम है, उसके बारे में ब्राजील ने एक केस स्टडी अभी मैंने देखी थी, क्योंकि पावर जो है वो थर्मल पावर से तैयार करते हैं काफी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक कार की तुलना में 100% इथेनॉल का इमिशन ये हमारे लिए और ही वरदान है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से ग्रीन फ्यूल के रूप में इथेनॉल को मान्यता मिली है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे बजाज ग्रुप के राजीव बजाज, इनके भी इथेनॉल बाइक पूरी हुई है और इथेनॉल के ऑटो रिक्शा भी मैंने उनको कहा कि पुणे में 3 पंप शुरू हुए हैं, आप जल्दी इथेनॉल की ऑटो रिक्शा 100% फ्लेक्स इंजन पे दीजिए, ताकि पुणे शहर में पूरे ऑटो रिक्शा 100% बायो इथेनॉल पर जाएंगे तो उनकी भी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि इथेनॉल सस्ता है और पेट्रोल महंगा है और पोल्यूशन भी कम होगा। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो जल्दी ही इथेनॉल की ऑटो रिक्शा वहां पुणे में लॉन्च करेंगे और मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम के लिए खुद आऊंगा, क्योंकि प्रदूषण से मुक्ति मिलाना, उसके लिए लोगों को इनकरेज करना, ये भी हमारे लिए प्राथमिकता है। टीवीएस कंपनी ने भी अपनी बाइक और फ्लेक्स इंजन में सक्सेस स्टोरी बनाई है और इसलिए आने वाले समय में 2 व्हीलर में भी फ्लेक्स इंजन तैयार है। जो बजाज और टीवीएस के ऑलरेडी व्हीकल्स तैयार है, ऑटो रिक्शा आएगी और हमारी 4 व्हीलर की कार भी आएगी। विशेष रूप से मैं हमारे किर्लोस्कर जैसे जनरेटर सेट बनाने वाले को भी मैंने उस समय आग्रह किया था कि आपका जो डीजल इंजन पर जो जनरेटर सेट है उसको आप सभी जनरेटर्स को आप पेट्रोलियम इसमें फ्लेक्स इंजन में डालकर उसको भी वो इथेनॉल पर कन्वर्ट करें। अभी एक 3-4 दिन पहले मैं राहुरी कृषि यूनिवर्सिटी में था, तो वहां लिथियम आयन बैटरी पर ड्रोन मैंने देखे स्प्रेइंग के लिए। मैं भी हमारे क्षेत्र में इसके प्रयोग हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। तब मैंने उनको कहा कि आप इथेनॉल, ये जो फ्लेक्स, ये जो ड्रोन है जो लिथियम आयन बैटरी पे बना है, उसके बजाय पेट्रोल इंजन फ्लेक्स इंजन यूज करके 100% बायो इथेनॉल पर आप ड्रोन तैयार करिए। एकदम 5 लाख की कॉस्ट 1.5 लाख रुपए आएगी, क्योंकि पेट्रोल इंजन सस्ता होगा, लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज्यादा है और स्वाभाविक रूप से किसानों का इथेनॉल उसमें जाएगा और जिसमें स्प्रेइंग उससे करना आसान होगा। तो एक प्रकार से इथेनॉल पर इंकरेज करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और इसलिए इथेनॉल की आवश्यकता भी बड़े प्रमाण पर होगी। अभी जो हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी बनाने वाले सभी लोगों को मैंने कहा है कि आप अब डीजल से मुक्ति पाइए, क्योंकि 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में करीब 100 करोड़ के डीजल का खर्चा होता है और वही अगर हमने एलएनजी पे किया तो 30 से 35 करोड़ लगता है।
सीएनजी पे किया तो 40 से 45 करोड़ में होगा, और वही इथेनॉल पे किया तो 50-55 करोड़ रुपए में वो मशीन चलेगी, और 50 करोड़ का डीजल के तुलना में कॉस्ट में सेविंग होगा। इतना ही नहीं, तो उसमें विशेष रूप से प्रदूषण भी कम होगा। और इसलिए जेसीबी कंपनी ने अपना जेसीबी बायो सीएनजी पर उसका मैंने लॉन्च किया, 50% वो सक्सेसफुल चला है। और मैं विशेष रूप से हमारे डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के लोगों को प्रार्थना करूंगा कि मैंने मेरा खुद का ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे कन्वर्ट किया है, और नागपुर में उसको मैं चला रहा हूँ। और मेरे गांव में सीएनजी मिलने की दिक्कत है, इसलिए नागपुर में ही उसको चला रहा हूँ, और उसके कारण 1 से सवा लाख रुपए साल की बचत है। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि विशेष रूप से इसकी किट भी अब अवेलेबल है, उसके स्टैंडर्ड्स भी निश्चित हुए हैं, और मैंने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते उसको सभी प्रकार के अप्रूवल्स दिए। अब ये जो बायो सीएनजी बनता है, जिसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है कि हमारी प्रेस मड और स्पेंट वॉश से जो हम मिथेन तैयार करते हैं बायोडाइजेस्टर में डालकर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं बायोडाइजेस्टर में डालकर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके हम बायो एलएनजी बनाएं, क्योंकि सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। और बायो एलएनजी को कंप्रेस करके बायो सीएनजी बनाकर उसको हम लोग स्वाभाविक रूप से ट्रैक्टर के लिए, कार के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और इसलिए बायो सीएनजी तैयार करने के लिए बगास का उपयोग करना, प्रेस मड का उपयोग करना, और वहाँ का जो बायोमास अवेलेबल है, ड्राई स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बगास, इसका भी उपयोग किया जा सकता है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बायोमास को तैयार करें। अभी नेपियर ग्रास को बड़े प्रमाण पर एनिमल फॉडर के रूप में विकसित हुआ है। हमारे यहाँ नागपुर जिले में मौदा तहसील में हमारे निमकर करके डॉक्टर, निमकर करके वेटरनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने किसानों का फार्मर प्रोड्यूस कंपनी स्थापन की, और 500 हेक्टेयर में वो नेपियर ग्रास तैयार करके किसानों को दे रहे हैं। क्या यही नेपियर ग्रास टाइप कोई बायोमास, इसका उपयोग करके हम बायो सीएनजी अगर तैयार करेंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी ट्रैक्टर उस पर कन्वर्ट करेंगे, तो भविष्य के लिए ये किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और ये भी मेरा सपना है कि गांव-गांव में हमारे यहाँ राइस स्ट्रॉ बहुत होता है। मैं भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, तो वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि राइस स्ट्रॉ बड़े प्रमाण पर अवेलेबल है। और दिल्ली में तो पराली जलाने के कारण पोल्यूशन होता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देहरादून, इधर राइस होता है, और वो राइस में जो पराली यानी राइस स्ट्रॉ निकलता है वो जला देते हैं, उसके कारण भी समस्या पैदा हो रही है। तो मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा कि बायोमास टू बायो सीएनजी या बायो एलएनजी, ये भी अगर पूरक उद्योग हो जाएगा तो इसके कारण इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे ही हमारे यहाँ पीछे पढ़ा था तो लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में हमने शुगर से डिटर्जेंट बनाए, हैंड वॉश बनाया, डिश वॉश बनाया, लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाया, फेस वॉश बनाया, हेयर वॉश बनाया, शैम्पू बनाया, और मुझे खुशी है कि इसका बहुत अच्छा मार्केट है। अभी हमने काफ़ी हमारे यहाँ ये शुगर से बनाने के बाद 7-8 कंटेनर एक्सपोर्ट किए। अभी दुबई और रशिया में हम ये जो डिटर्जेंट है इको फ्रेंडली है, और अभी इसमें हम लोग 100% इको फ्रेंडली करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर उसमें सक्सेस निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में जो एसिड ऑयल निकलता है वो वैसे के वैसे अगर हमने यूज़ किया तो उसका भी एक्सपेरिमेंट यशस्वी हुआ है। तो मुझे लगता है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्री में शुगर मॉलिक्यूल बेस्ड डिटर्जेंट ये भी भविष्य का फ्यूचर है। और इसकी सक्सेस स्टोरी अगर आपको देखना है तो आप नागपुर आइए। मैं अभी बड़े प्रमाण पर हमने साउथ में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसका मार्केट भी शुरू किया है, और उसको काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसकी डिश वॉश, इसका लॉन्ड्री वॉश, ये सभी जगह पर ये बहुत सक्सेस स्टोरी है। हैंड वॉश करके भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे शुगर के उपयोग में जाए, ताकि अलग अलग प्रकार के उपयोग करने से निश्चित रूप से हम शुगर के जितनी कुछ हमारे पास एक्सेस शुगर होगी उसका कन्वर्शन करने में हम यशस्वी होंगे। शुगर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदल हो रहा है, एक तरफ प्रोडक्शन में और दूसरी तरफ प्रोसेसिंग में। प्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें विशेष रूप से शुगर केन की जो जातियाँ है, एक तरफ हमें शुगर केन का पर एकड़ प्रोडक्शन भी ज़्यादा चाहिए और शुगर परसेंटेज भी ज़्यादा चाहिए।
स्वाभाविक रूप से आज मुझे खुशी है कि इसमें भी काफ़ी बड़ा रिसर्च चल रहा है। मैंने एक बार उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इंस्टीट्यूट में उनको वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट और महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया था। बाद में उन्होंने अपना इतना सुंदर जातिया डेवलप की है कि जहाँ 9.25% शुगर का परसेंटेज मिलता था, अब वो 11% पे चले गए हैं, जिसके कारण बड़े प्रमाण पर शुगर प्रोडक्शन हो रहा है। तो शुगर प्रोडक्शन होने से शुगर फैक्ट्री की इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी। ये अड़चन का विषय है कि शुगर केन की प्राइस जिसको खरीदना है वो भी तय नहीं करता, जिसको बेचना है वो भी नहीं तय करता, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है वो पॉलिटिकल पॉपुलरिटी में फिर ये विषय बैठ जाता है और रेट बढ़ते जाते हैं, इकोनॉमिक वायबिलिटी चली जाती है और शुगर इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर खड़ी होती है। अब आने वाले समय में हमें शुगर परसेंटेज बढ़ाना होगा और उसके साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी को मेंटेन करना होगा। मुझे विश्वास है कि भट्ट साहब ने डिफ्यूज़र में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन को हमारा जो स्टीम कंजम्पशन है उसको कम करने में भी आपने अच्छा काम किया है। पानी के बारे में भी पूरा एक ही बूंद बाहर नहीं जाता, पूरा पानी यूज़ करने में भी काफ़ी शुगर फैक्ट्री ने अच्छा काम किया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अभी मैं और एक बात कहूँगा कि जैसे स्पेंट वॉश हम बॉयलर में जला रहे हैं, उसी समय हमको जो एडिशनल जो हीट हमारे बॉयलर से मिलती है उसका उपयोग करके कोल्ड स्टोरेज और प्री कूलिंग प्लांट को हम कैसे चला सकेंगे। कुछ थर्मैक्स काम कर रहा है, पर इसकी भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमने किया तो हमारे फ्रूट वेजिटेबल के एक्सपोर्ट के लिए भी ये वरदान होगा। आज प्रमोद चौधरी जी भी वहाँ उपस्थित है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्राज़ील में ये जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, फाइटर जेट है और प्रोफेशनली जो कमर्शियल फ्लाइट्स चलती है, उसमें अब फ्यूल में 50% बायो इथेनॉल ऐड हो रहा है। तो हम लोग हमारे देश में, मैंने भी अब दिवाली के बाद एयरफोर्स के प्रमुख उनको बुलाकर और मैं एविएशन वालों को भी बुलाकर, देहरादून के पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट को बुलाकर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे एविएशन फ्यूल में भी 50% इथेनॉल का मिश्रण हो। अगर ये होगा तो एक नया सेक्टर का मार्केट भी खुलेगा। बहुत बड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। इथेनॉल के बारे में भी कई नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है। कैपिटल कॉस्ट को कम करना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना एक तरफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पावर और स्टीम को भी कम करते हुए जाना पड़ेगा और इसमें भी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी के कारण ही ये इंडस्ट्री आगे जाएगी। शुगर इंडस्ट्री का भी निश्चित रूप से आज भी मेरा कहना ये है कि शुगर के 6 फीट के बीच में हम लोग ऑयल सीड लगाएं, क्योंकि हमारे देश में हम लोग करीब 80,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट एडिबल ऑयल का कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ सूर्यफूल का तेल बाहर से आ रहा है, सोयाबीन का तेल बाहर से आ रहा है, पामोलिन का तेल बाहर से आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने की प्रोसेस में ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई की बात सोचकर हमें अपने क्रॉप पैटर्न को बदलना होगा और तभी हम लोग सक्सेस स्टोरी बन पाएंगे और कृषि क्षेत्र में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति दे पाएंगे। शुगर इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, पर शुगर इंडस्ट्री से भी और महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक किसान हैं। अगर शुगर इंडस्ट्री सक्सेसफुली चलेगी तो किसानों को राहत मिलेगी, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, तो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होकर देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस दिशा में आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार भी, हम चाहते हैं और मैं वो सपना देखता हूँ कि ये देश एक समय आत्मनिर्भर भारत बनते समय पूरा इंडिजिनस फ्यूल के ऊपर पूरी तरह से अवलंबित रहे। अभी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर हम काम कर रहे हैं। मैं आपको और एक प्रार्थना करूंगा कि विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन गंदे पानी से तैयार होता है। हमारा हो सकता है जैसे नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सुबेज वाटर है, वहीं हम लोग जो कचरे के यार्ड बनाए वही हम सोलर रूफटॉप तैयार करें और सोलर रूफटॉप से जो सस्ते में हमें ग्रीन सोलर पावर मिलेगी उसको यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइज़र को भी हम बड़े प्रमाण पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे निराली जी कर्नाटक के उद्योग मंत्री हैं और ये जो इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने वाली मैक्सिमम कंपनी बेंगलोर की है
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको और प्रोत्साहित करिए, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करिए। हमारा रिसर्च नीड बेस्ड होना चाहिए, जो हमारे देश की आवश्यकता है उसी के आधार पर रिसर्च होगा तो देश को फायदा होगा। और इलेक्ट्रोलाइजर में भी बड़े बड़े प्रमाण पर संशोधन चल रहा है, बड़े प्रमाण पर उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है। हम भी अलग अलग प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से कॉस्ट कम होगी और 50 रुपये किलो तक हाइड्रोजन की कीमत आएगी और हाइड्रोजन की गाड़ियाँ भी देश में चलेगी। हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और इस सब के कारण हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आज देश की इकोनॉमी की और देश की आवश्यकता है कि हम इंपोर्ट को ख़त्म करें। अगर वो दिन हमारे देश का सुनहरा दिन होगा जिस दिन हमारा इंपोर्ट पेट्रोलियम का जीरो पर आएगा। पहले मैं जब बात कहता था लोगों को विश्वास नहीं बैठता था, पर धीरे धीरे लोग अब विश्वास रख रहे कि इस देश में ये हो सकता है। और इसलिए आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो होती है उसको विश्वास रखने के लिए थोड़ा समय लगता है। मैं अक्सर लोगों को दो बातें अक्सर अधिका आग्रह से बताता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात जो है वो विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वेस्ट टू वेल्थ। और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बायोमास का जनरेशन करें और बायोमास से सेकंड जनरेशन इथेनॉल भी बनाए, बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाए और बायोमास से बायो सीएनजी भी बनाए, ताकि देश की ऊर्जा का हम लोग जितनी आवश्यकता है वो पूरी कर सके। हमारे किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं। मैं अब यही कहूँगा, अब किसान अन्नदाता नहीं, किसान ऊर्जा दाता बने और ये पूरी ऊर्जा देश के किसान तैयार करे। और ये जो पैसा है, जो 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट भविष्य में 5 साल के बाद होने वाला है, ये 25 लाख अगर एग्रो इकोनॉमी में अगर चला गया तो किसानों की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी और एग्रो इंडस्ट्रीज देश में बहुत फैलेगी। तो मेरा विश्वास है कि आज मुझे खुशी है कि आज विशेष रूप से आज आप सब लोग वहाँ हमारे कर्नाटक के जो उद्योग मंत्री हैं उनका भी आप सत्कार कर रहे हैं। और जो विशेष रूप से कर्नाटक के प्रतिनिधि होने के बाद में भी मुरुगेश जी का शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो निश्चित रूप से उनकी सक्सेस स्टोरी हमारे सब के लिए बहुत अच्छी स्टोरी होगी, जिसका अनुकरण महाराष्ट्र और पूरा देश निश्चित रूप से करेगा। भट्ट साहब भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, शुगर इंडस्ट्री में उनके काफ़ी इनोवेशन के काम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से आज रोहित पवार, गाडगे जी, प्रमोद चौधरी, सोहन शिरगांवकर, इनका भी आप सत्कार कर रहे हैं। बाकी भी मुझे पता नहीं और किस किस का सत्कार है, पर जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में आज तक कंट्रीब्यूट किया, कभी हमने अच्छे दिन देखे, कभी बुरे भी दिन देखे, कभी सक्सेस स्टोरी हुई, कभी अड़चने समस्याओं से हम ग्रस्त हुए, पर हम चलते रहे। और आप सब लोगों से तो मैं तो सबसे एडवर्स पोजीशन में काम करता हूँ। मुझे कहाँ से दुर्बुद्धि हुई कि मैं विदर्भ में मैंने 3 शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए है। अब वो कितनी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि हमारे यहाँ 22 शुगर फैक्ट्री ने दिवाला पीटा था और ये मेरे लिए बहुत ही कठिन समस्या थी। पर आप सबकी आशीर्वाद से अब हम उस फेज से निकल गए हैं। अगले साल हमारा भी 10 लाख टन क्रशिंग होगा, 2 लाख लीटर इथेनॉल बना रहे हैं और हमने विदर्भ में भी ये सक्सेस स्टोरी हो रही है। पर मैं मजाक में कहता हूँ कि हमारा कोल्हापुर, गाडगे जी को मैंने कहा था कि कोल्हापुर और पुणे ये वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी मेरी स्टूडेंट की स्कूल है, मराठवाड़ा यानी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट की स्कूल है और विदर्भ यानी मैंडेटरी 100 में से 20 से भी कम मार्क जिनको मिले ऐसे स्टूडेंट की स्कूल है। और उन लड़कों को 3rd क्लास में भी पास करना बहुत कठिन है। पर मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ करीब 50-60 किसान ऐसे निकले कि जिन्होंने 100 टन से ज़्यादा पर एकड़ उत्पादन लिया है। भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा जिले में उन्होंने ये सक्सेस स्टोरी बनाई। आप सब लोगों से कुछ सीखकर, मार्गदर्शन लेकर हम भी लगातार यहाँ विदर्भ में सक्सेस स्टोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार तो अंदर घुस गए हैं, पीछे तो जा नहीं सकते, तो सक्सेस स्टोरी बनाए बिना हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पर ये हो रहा है। आप निश्चित रूप से, हम भी अब सक्सेस स्टोरी बन रहे हैं और निश्चित रूप से इथेनॉल के कारण हम भी बच गए और आगे भी हम लोग, हमारे यहाँ अब बड़े प्रमाण पर किसान गन्ना लगाने के लिए तैयार हुए हैं
और निश्चित रूप से हमारा एकरेज ज़्यादा है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ है, हमारे यहाँ 15, 25, 40 ऐसे एकड़ की खेती बहुत लोगों के पास है। पानी की भी व्यवस्था है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से परिस्थिति बदलेगी। और जैसे मैंने कहा कि किसान अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बनेगा, और इसलिए गेहूँ चावल कितना भी पैदा करके किसान की परिस्थिति नहीं बदल सकती, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसलिए अब ऊर्जा यही हमारी महत्वपूर्ण है। हमारे साखर संचालक शेखर जी गायकवाड़ भी वहाँ उपस्थित है और उनका भी सहयोग हम सबको मिलता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि शुगर फैक्ट्री की समस्याओं को सुलझाने के बारे में आप भी इनिशिएटिव लीजिए। हमारे राज्य सहकारी बैंक के अनास्कर जी हैं, उनके नेतृत्व में राज्य सहकारी बैंक ने बहुत अच्छी प्रगति की है और उन्हें बैंक को अच्छा प्रॉफिट भी दिलाया है। और महाराष्ट्र में इथेनॉल इंडस्ट्री को खड़ा करने में वो भी बड़े प्रमाण पर सहयोग कर रहे हैं। और मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप ऐसा करो, एस्क्रो अकाउंट खोल लो और पेट्रोलियम का जैसे इथेनॉल का पैसा आएगा तो 3 रुपये 4 रुपये लीटर आप वहीं से वही काट लो बैंक से, ताकि आपको एश्योर्ड पैसा वापस मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो शुगर फैक्ट्रीज है उनकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, क्योंकि शुगर के कारण उनकी हालत बहुत ख़राब है। हमको साल भर शुगर गोडाउन में रखनी पड़ती है, ब्याज भरना पड़ता है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से कठिनाइयाँ है। पर इसलिए निश्चित रूप से MS कोऑपरेटिव बैंक भी इस समय महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री के पीछे खड़ी है। और आने वाले समय भारत सरकार ने भी काफ़ी अच्छी पॉलिसी बनाई है। और जब भी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो बीच में पेट्रोलियम सेक्रेटरी और पेट्रोलियम मंत्री, इनकी मेरे यहाँ काफ़ी 2 घंटा हमारी मीटिंग हुई और पेट्रोलियम मंत्री जी ने अब निर्णय किया है कि पेट्रोलियम कंपनी के सभी चेयरमैन और मैं और उनके सेक्रेटरी मिलकर एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन उनके घर में दिवाली के बाद हम बैठने वाले हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इथेनॉल पर ज़्यादा जाए और शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में करें। मैं फिर भी आपसे अनुरोध करूंगा कि बढ़ता हुआ शुगर केन का क्षेत्र और शुगर प्रोडक्शन टाइम बिंग हमको शायद थोड़ा सा राहत देगा, पर लॉन्ग टर्म पर शुगर के प्रोडक्शन को कम करना ही ठीक रहेगा। ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन करना यानी हमने सब ने मिलकर डूबना, यही उसका अर्थ निकलेगा। तो शुगर केन को प्रोडक्शन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए। इसका संतुलन अगर बनाते नहीं रखेंगे और पूरा शुगर केन लगाते जाएंगे और कारखाने खोलते जाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन पिछले 4-5 साल पहले जो परिस्थिति आएगी, उसी परिस्थिति में जाकर दिवाला पिटने के सिवा हमारे पास कोई पर्याय रहेगा नहीं। और इसलिए ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना, इसके बारे में बार बार सोचकर आप ज़रूर विचार करिए, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी और तज्ञ हैं। और इसलिए यही मेरा आपसे अनुरोध है कि मैक्सिमम शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल में करिए और नई नई टेक्नोलॉजी के लिए डेक्कन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन का कंट्रीब्यूशन मिलता रहेगा, वैल्यू एडिशन होता रहेगा, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन से नए नए प्रोडक्ट तैयार होंगे। जैसे मैंने शुगर केन डिटर्जेंट की बात की, इन सब को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगली बार मैं जब पुणे आऊँगा तो मैं 8 तारीख को शुगर केन का पूरा साबुन लेके आपको आऊँगा सैंपल के रूप में। आप ज़रूर यूज़ करिए। मार्केट के किसी भी कंपनी से हैंड डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, डिश डिटर्जेंट और हमारा साबुन बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, जो शुगर से बना हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी और कुछ नई नई बातें कैसी हो सकती है, इसको और रिसर्च करके हम आगे जाएंगे। मैं फिर से एक बार जिनका सत्कार हो रहा है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे आना था प्रत्यक्ष रूप से, आज हमारे पालकी मार्ग का भी भूमि पूजन था, पर बाद में प्रधानमंत्री जी की सुविधा के लिए हमने 8 तारीख को कार्यक्रम तय किया है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले, आज वो विदेश में है और इसके कारण वो कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ और इसलिए मैं आज पुणे आ नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे दुख है। जबकि अनास्कर जी को और शिरगांवकर जी को और भट्ट साहब को मैंने प्रॉमिस दिया था कि मैं निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहूँगा, पर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। जनरली मेरे से ऐसा होता नहीं, मैं ऑलवेज कीप माई कमिटमेंट, पर मैं नहीं रह पा रहा हूँ। फिर भी आपकी क्षमा मांगता हूँ और कम से कम ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपके प्रेजेंस में मैं उपस्थित रह सका, इसकी भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। फिर से एक बार आप सबको मेरी बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।
हम तहे दिल से वो भले ही हमारे साथ फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए और उस बात की हमें खंत जरूर है, लेकिन हम जानते हैं कि उनका साथ हमारे साथ ऐसे ही